अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट 2 लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर को शुरू किया था और पहले लेक्चर में डीएनए जिनसी मादा है, यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसको वाज़े करने वाले मुख्तलिफ़ तजुर्बात जैसे ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी और हर्शी चीज़ का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। उसके बाद लास्ट जो लेक्चर था उसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए इस टॉपिक को हमने पढ़ा। आज उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लिकेशन, जिसे डुप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहा जाएगा, मतलब डीएनए के दोहरा होने का अमल। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है कि पुराने सिलेबस में डीएनए का स्ट्रक्चर था ऑलरेडी, आज वो सिलेबस से उसको निकाल दिया गया। डायरेक्ट डीएनए का रेप्लिकेशन हमको पढ़ना है। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं किसी इसके पहले की क्लासेस में, यानी 8th, 9th, 10th, 11th में डीएनए का स्ट्रक्चर आता रहा और आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, बड़े पैमाने पर पढ़ा है। तो इसलिए 12th क्लास में यानी ऑलरेडी आपको वो आता है, ऐसा समझा जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का दोहरा होने का अमल हमको पढ़ना है। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझना है। जो डीएनए का जो दोहरा होने का अमल है, ये सेल साइकिल के इंटरफेज हमको पता है कि एक सेल से दूसरा सेल, यानी एक खलिए से दूसरा खलिया बनने का जो अमल है, इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। इस 1 से 2 खलियात बनने वाला अमल जिसे सेल साइकिल कहा जा रहा है, उसे आपने 11th में या उससे पहले की क्लासेस में मैं कह रहा हूँ उसी तरह से पढ़ा है। इसकी जो फेजेस है उसकी एक्चुअल में 2 फेज है। एक को इंटरफेज कहा जाता है, इंटरफेज, इंटर के माने दरमियानी होगा, और दूसरी को एम फेज, क्या कहेंगे उसको, एम फेज। हाँ समझे बेटा। चलिए, ये जो एम फेज है, एम फेज मतलब माइटोसिस, मसावी कलवी तकसीम। और इस माइटोसिस सेल डिवीजन के ज़रिए हमको पता है 1 से 2 खलियात बनेंगे। इसके दरमियान में यानी एक माइटोसिस होगा और एक माइटोसिस ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू होगा। उससे पहले सेल को कुछ प्रिपरेशन करना होती है। जैसे हमको पता है कि कुछ मैकेनिक वगैरह जो गाड़ियाँ वगैरह सुधारते हैं, तो उसको कुछ मैकेनिक को अपनी गाड़ी सुधारने से पहले उसको कुछ अपनी तैयारियाँ करना पड़ती है, जैसे पाने वगैरह, वो सारी चीज़ें अपने पास लेकर रखता है। वैसा ये जो सेल है, ये सेल अपनी तैयारी करता है। तो यहाँ अपनी तैयारी करता है मतलब क्या करता है, ये उस सेल के अंदर, अपने खलिए के अंदर मौजूद जो तमाम चीज़ें हैं उसको डबल करता है। जैसे उसमें मौजूद हमको पता है डीएनए है, ये डीएनए डबल हो जाएगा, खलीय माए की जसामत बढ़ेगी, खलीए में मौजूद मुख्तलिफ़ हिस्से खलीय हैवान से, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है वगैरह, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, तब जाकर ये 2 हिस्सों में मसावी तकसीम होगी। हमको यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ डीएनए से रिलेटेड याद रखना है कि जब ये खलवी तकसीम का अमल होगा, यानी माइटोसिस होगा, मसावी खलवी तकसीम होगा, तो उससे पहले, क्योंकि मसावी खलवी तकसीम में 1 से 2 खलियात तो बन रहे हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्रोमोसोम की तादाद को मसावी रखा जा रहा है। क्रोमोसोम की तादाद को मसावी रखा जा रहा है, यानी बरकरार। जितने क्रोमोसोम की तादाद होगी, जैसे इंसानों में 46 है, तो मसावी खलवी तकसीम के बाद तैयार होने वाली जो 2 खलियात है, इन दोनों में 46 क्रोमोसोम होंगे। अब जब ये 46 क्रोमोसोम हो गए और इस क्रोमोसोम का अहम कीमिया मादा डीएनए है, तो उससे पहले ये डीएनए को दोहरा होने, यानी डबल होना पड़ेगा, यानी डीएनए के दोहरा होने का अमल होना पड़ेगा। तो ये जो इंटरफेज में जो आपको बता रहा था कि एम फेज, इसको छोड़कर जो इंटरफेज यानी दरमियानी हालत हम इसे कहते हैं, यानी एक मसावी खलवी तकसीम होगी, उसके बाद दूसरी मसावी खलवी तकसीम होगी, उसके दरमियान की जो हालत है, उसके दरमियान का जो वक्त है, उसे हम इंटरफेज कह रहे हैं। इस इंटरफेज में उसकी जो मुख्तलिफ और हिस्से थे, हमने इसको पढ़ा है, G1 है, S है, G2 फेज है, एक G0 फेज वगैरह होती है। इसको डिटेल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमको एक चीज़ याद रखना है कि डीएनए के दोहरा होने का अमल इस खलवी चक्कर के या सेल साइकिल के ये एस फेज के दौरान होता है। तो याद रहेगा इंशाल्लाह, इसको याद रखिए।
कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में नेट में पूछा जाता है कि डीएनए के दोहरा होने का अमल खलवी सेल साइकिल या खलवी चक्कर के कौन से स्टेज में, कौन से मरहले में होता है। तो याद रखिए इंटरफेज के एस मरहले में या एस फेज में होता है। चलिए यहाँ तक हमारे समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डीएनए का जो दोहरा होने का अमल है इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। ये जब हम पूरा डीएनए के दोहरा होने का अमल पूरा जब पढ़ेंगे तो तब हमारे समझ में आ जाएगा कि इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं। यानी इसे कंजर्वेशन के माने बनना है, उसका यानी तैयार करना है उसको, और सेमी के माने निफ्स होता है, आधा होता है, तो उसको क्यों सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है ये आगे जाकर अपन उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए पहली बात हमने यहाँ पढ़े है कि डीएनए का दोहरा होने का अमल ये एस फेज में होता है। अब हमारे पास दूसरी एक चीज़ हमको पता चलिए कि ये डीएनए जो है जिसमें दोहरा होने की सलाहियत है, आरएनए में नहीं है, याद रखिए। अब डीएनए में दोहरा होने की सलाहियत है तो ये इसके ज़रिए जो जिन चीज़ों को बनाता है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले ये जो डीएनए का रिप्लिकेशन है इसकी ये तमाम से जैसे 6-7, उससे पहले ये दो चीज़ों को समझ लीजिए, बाद में फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक है हेटेरोकैटालाइटिक और दूसरा जो अमल है वो है ऑटोकैटालाइटिक। हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन, ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन किससे कहेंगे समझ लीजिए। जब डीएनए, पहले ये ऑटोकैटालाइटिक समझे तो ये हेटेरो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जब डीएनए का दोहरा होने का अमल होगा और एक डीएनए क्या करेगा, दूसरे डीएनए को बनाएगा, यानी ये समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनेगा तो उसे, मतलब एक डीएनए दूसरे डीएनए को बना रहा है, यानी डीएनए से डीएनए बनेगा, तो इसे, इस रिप्लिकेशन को, इस दोहरा होने के अमल को कहा जाएगा ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन। यानी डीएनए का ये जो अफ़ाल है, डीएनए का ये जो फंक्शन है उसको ऑटोकैटालाइटिक कहा जा रहा है। लेकिन अगर डीएनए उसको छोड़कर बाकी की कोई चीज़ें बनाएगा, जैसे हमको पता है कि डीएनए, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा आपको कि डीएनए में दोहरा होने की सलाहियत है, आरएनए में नहीं है, तो फिर आरएनए को कौन बनाता है? इस आरएनए को कौन बनाता है? डीएनए बनाता है। डीएनए से अगर आरएनए बनेगा, डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे खलिए के अंदर प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस जिसे कहते हैं, प्रोटीन की तालीफ जिसे कहते हैं, उसके अंदर होगा। तो मतलब अगर डीएनए आरएनए को बनाएगा, डीएनए प्रोटीन को बनाएगा, तब उस अफ़ाल को हेटेरोकैटालाइटिक कहा जाएगा। तो याद रखिए ये दोनों भी बहुत आसानी से याद रहेगा। हेटेरोकैटालाइटिक मतलब डीएनए अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को, दूसरे सालमात को बनाता हो, एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया आपको, 2 आरएनए को बनाता हो, प्रोटीन को बनाता हो, तब उसे हम हेटेरोकैटालाइटिक कह रहे हैं। और अगरचे वो अपने आप को खुद को बनाता है तब हम उसको कहते हैं ऑटोकैटालाइटिक, यानी डीएनए से बनना या डीएनए को बनाना। चलिए, तो ये दो चीज़ें हमारे समझ में आ गई। अब डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है हमने देखे है, ये कैसे होता है इसे पढ़ना है। यानी यहाँ उसका जो मैकेनिज़्म है यहाँ से शुरू हो रहा। एक्चुअल में ये जो अमल है डीएनए के दोहरा होने का, ये इस 7 स्टेजेस में है। इसमें कि कुछ स्टेजेस जब क्वेश्चन पूछा जाएगा मास के एतबार से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, इंपॉर्टेंट स्टेजेस लिख सकते, कुछ को स्किप कर सकते हो, लेकिन ये सब आपके सामने है तो इस पे से आपको समझना आसान हो जाएगा। पहला जो है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड समझने से पहले आप न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। इसका भी स्ट्रक्चर पहले था, अभी नहीं है, लेकिन यूँ समझा जाता है कि आपने कहीं इसको पढ़ा है मतलब आपको आता है, लेकिन यहाँ मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ शॉर्ट में, मुख्तसर में। सबसे पहले इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीएनए में 3 केमिकल्स, 3 कीमियाई मादे हैं। ये जो केमिकल्स है इसमें एक मैंने आपको कहा था शुगर है, ओके, उससे हमने राइबोस शुगर कहा था जो पेंटोस शुगर कहलाती है। क्यों पेंटोस कहलाती है मैंने कहा था, जिसमें कार्बन कितने हैं 5, C5H10O5। ये O5 के बदले यहाँ पर O4 है, इसलिए इसको ये डीऑक्सीराइबोस कहा गया। क्या कहा गया इसको? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और इसीलिए डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये पहला केमिकल उसमें शुगर है। दूसरा मैंने कहा था फॉस्फोरिक एसिड है, ओके। और तीसरी चीज़ मैंने ये कहा था कि इसके अंदर नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन असास है, ओके। 4 है इसलिए अपन नाइट्रोजन बेसिस कहेंगे इसको। वो 4 कौन से हैं ये मैंने बताया था आपको, एक एडेनाइन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है।
ये दोनों को प्यूरिन कहा जाता, ये दोनों को पैरामेडिन कहा जाता। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब ये तीन केमिकल्स, ये तीन कीमियाई मादे मिलकर जो चीज़ बनाते हैं उससे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम इसको डीएनए की इकाई कह सकते हैं। ये क्या होता है, किस तरह से होता है, देखिए हम उसको बना रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ये राइबोस शुगर है, पेंटोस शुगर 1 2 3 4 5 ये कार्बन एटम्स बना है इसके। इस शुगर के साथ यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है और इस शुगर के साथ ही यहाँ पर ये 4 नाइट्रोजन असास में से कोई एक जुड़ा है। जैसे मैंने यहाँ एडेनाइन को जोड़ा हूँ, तो जब शुगर मॉलिक्यूल के साथ यानी ये शुगर के साल्मे के साथ नाइट्रोजन असास और साथ में फॉस्फोरिक ग्रुप अगर जुड़ा हो तो तब इसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। याद रखिए, अगर तुम्हारे ये 12th के सिलेबस में नहीं है तब भी आपको ये आना चाहिए, पता है, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये पढ़े आपको आपने इससे। तो शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ एक नाइट्रोजन बेस है और इस नाइट्रोजन बेस के साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हो तब इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। और अगर इसके साथ फॉस्फोरिक ग्रुप नहीं है तो तब इसे न्यूक्लियोसाइड, स्पेलिंग सेम, TIDE की जगह SIDE, बस इतना डिफरेंस होगा। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, याद रखिए। न्यूक्लियोटाइड हम उसे कहेंगे शुगर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फोरिक ग्रुप और प्लस क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन असास। इसकी 4 किस्में होगी। कितनी किस्में होगी, 4 टाइप्स। कौन सी होगी, वो होगी इस नाइट्रोजन असास की बुनियाद पर। मतलब एक नाइट्रोजन असास यहाँ अगर एडेनाइन जुड़ा है तो इसको एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, अगर यहाँ गायनाइन जुड़ा है गायनाइन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, साइटोसिन जुड़ा है साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, थायमिन जुड़ा है थायमिन न्यूक्लियोटाइड। वैसा ही यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड का वो रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या रहेगा, ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ नहीं रहेगा। शुगर मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ नाइट्रोजन असास अगर है तब उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं ये आपके समझ में आ गया। अब ये पहला पॉइंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड को अफाली बनाना होगा या अफाली होना होगा, क्योंकि ये जो डीएनए बना होता है ये डीएनए में उसकी इकाई मैंने अभी कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड होगा और ये न्यूक्लियोटाइड का जब तक अफाली नहीं होगा, वो फ़ाल ही नहीं होगा, काम फंक्शन में नहीं आएगा, किसी काम करने के लायक नहीं होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, डीएनए के दोहरा होने का अमल नहीं होगा। तो उसकी ये जो बुनियादी इकाई है जिसको अपन न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, तो इस न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेट होना ये पहला अमल होगा। यानी फर्स्ट इसका जो अमल है, यानी पहला काम क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड जो हालत में होते हैं उसको ऐसा लिखा जाता है DAMP, DGMP, DCMP, DTMP। क्या माने हैं इसके, इसके माने ये है, ये जो MP है, MP मतलब मोनोफॉस्फेट, MP क्या है, ये मोनोफॉस्फेट। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक फॉस्फेटिक ग्रुप है, यानी यहाँ डीऑक्सीराइबोज या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, यानी एडेनाइन के साथ मोनोफॉस्फेटिक ग्रुप है, यहाँ पर गायनाइन के साथ मोनोफॉस्फेटिक ग्रुप है, यहाँ पर साइटोसिन के साथ मोनोफॉस्फेटिक ग्रुप है, यहाँ पर थायमिन के साथ मोनोफॉस्फेटिक ग्रुप है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता। अब ये जो है मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड जो है, ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड क्योंकि डीएनए का, इसलिए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड एडेनाइन मोनोफॉस्फेट वाला, गायनाइन मोनोफॉस्फेट वाला, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट वाला, और ये जो है ये थायमिन मोनोफॉस्फेट वाला। अब ये जो है ये कन्वर्ट होगा काय में, किस में कन्वर्ट होगा ये, यानी यहाँ जो मोनोफॉस्फेट था तो ये DATP, यानी वो तो वही रहेगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, लेकिन यहाँ बदल गया क्या, यहाँ पर जो मोनोफॉस्फेट था वो ट्राइफॉस्फेट में बदल गए, यानी 3 फॉस्फेटिक ग्रुप में जुड़ गए। ATP की साख हमने देखे, इससे पहले पढ़े इसको कई बार, रेस्पिरेशन में पढ़े इसको। तो यहाँ पर ये ट्राइफॉस्फेट में बदल गए, यानी DATP, DAMP था ये कहाँ बदल गया, ये DATP में बदल गया। ये GMP था ये हो जाएगा GTP में बदल जाएगा। ये DCMP था ये DCTP में बदल जाएगा।
ये डी टी पी था, टी एम पी था सॉरी, ये डी टी टी पी में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेटिक ग्रुप आ गया, मोनो से ट्राई में बदल गया। अब मोनो से ट्राई में बदल गया मतलब यहाँ इसके पास एनर्जी आई, तवानाई आई, क्योंकि हमको पता है कि फॉस्फेटिक ग्रुप से एनर्जी मिलती है, एटीपी तवानाई कहलाती है, हमको पता है, हमने इसको पढ़ा है। तो इसका मतलब अब ये इसके पास तवानाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये अफाली हो जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा, यानी डीएनए के दोहरा होने के अमल को करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसको करने के लिए जो एंजाइम जो इस्तेमाल होगा उसको फॉस्फोराइलेज, जब अगर कोई फॉस्फेटिक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से जुड़ेगा तो वहाँ एंजाइम यही इस्तेमाल होगा, याद रखो फॉस्फोराइलेज। और ये पूरा अमल है, इसको फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, यानी फॉस्फेटिक ग्रुप का जुड़ना। तो इस तरह से ये एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेट होना, मतलब उसने ट्राइफॉस्फेट में बदलना, ये इसको अब यहाँ जैसे मैंने समझा इसको याद रखिए। चलिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इनिशिएशन पॉइंट, याद रखना है। अब जब डीएनए का दोहरा होने का अमल होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो दूसरा पॉइंट है इनिशिएशन पॉइंट, यानी इब्तदाई नुक्ता, इब्तदाई पॉइंट, ओरिजिन जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ से इस अमल की शुरुआत हो रही है, जहाँ से ये अमल स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो ओरिजिन है या इनिशिएशन पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, ये किस तरह से होगी। अब हमको पता है कि जो गैर वाज़े मरकज़ खलियात है उनमें इस तरह से सर्कुलर डीएनए होगा, ओके, और वाज़े मरकज़ में इस तरह से लीनियर होगा। ठीक, अब ये दोनों डीएनए में क्योंकि जसामत के एतबार से बड़ा होगा, ये छोटा होगा, हमको पता है, तो जहाँ से ये दो पट्टियाँ एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब इसको डबल होना है तो ये दोनों को पट्टियों को अलग होना पड़ेगा और नई पट्टियाँ यहाँ बनेगी, नई पट्टियाँ तैयार होगी। तो ये दो पट्टियाँ हमको पता है कि यहाँ नाइट्रोजन असास के दरमियान, जैसे एडेनाइन और ये थायमिन, इसके दरमियान डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, इसके ज़रिए दोनों पट्टियाँ जुड़ी होती है नाइट्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा, ये बंदिश को टूटना पड़ेगा, और जब टूटेंगे तो दो पट्टियाँ आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट से टूटेगी। तो ये जो गैर वाज़े मरकज़ बरदार यानी प्रोकैरियोटिक वाले जो खलियात है, इनमें इब्तदाई पॉइंट कोई वन ही होगा, एक ही होगा, एक जगह से खुलेगी और फिर दोबारा दोहरी हो जाएगी। लेकिन इसमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा होगी, याद रखिए, यानी यहाँ एक से ज़्यादा पट्टियाँ होगी, इब्तदाई नुक्ते होंगे, ओरिजिन होगी, और यहाँ पर यानी प्रोकैरियोटिक में एक ही होगी, यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा होगी। तो याद रखिए यूकैरियोटिक के अंदर ये एक से ज़्यादा होगी। चलिए, यानी वाज़े मरकज़ बरदार में अब ये कैसे होता है ये हमको समझना है। सबसे पहले यानी जो स्टार्टिंग होगा इसका, तो किसी न किसी एक जगह, फिर एक जगह यहाँ हो गया, फिर इतने दोहरा हो गया, फिर दूसरी जगह ऐसे अलग अलग पॉइंट पे होता रहता और पूरा कंप्लीट ये डीएनए डबल हो जाता। जब ये डबल हो जाएगा तो दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको आसानी से आप समझ पाओगे। तो पहली बात, ये जो डीएनए है अब इसको हम इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ये दो पट्टियाँ हैं, एक दूसरे से जुड़ी है, ये इस पॉइंट से यानी यहाँ से समझ लो ये एक दूसरे से अलग होगी, ये एक अलग हो गई, दूसरी एक अलग होगी, ठीक है। और ये जहाँ से अलग हो रही है, जैसे यहाँ से अलग हो रही, तो इससे हम इनिशिएशन पॉइंट करेंगे, जिस पॉइंट से, ठीक है। यानी पहले क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हुए, अफाली बने, फिर किसी एक नुक्ते से डीएनए की दो पट्टियाँ एक दूसरे से अलग हो गई और ये बाकी जगह यहाँ जुड़ी रहेंगी, एडेनाइन थायमिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, इस तरह से यहाँ ये नाइट्रोजन असाथ जुड़े होंगे ऊपर के जाने, ठीक है। अब ये दो तरफ दो पट्टियाँ अलग हो गई। अब ये दो पट्टियाँ अलग होने के बाद इसमें यूँ समझ के चलिए, ये इसका 3 प्राइम एंड है, इसका 5 प्राइम है, इसका ये 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम, क्योंकि हमको पता है कि डीएनए की जो दो पट्टियाँ हैं ये एक दूसरे की अपोजिट सिमत में होती है, मुखालिफ सिमत में होती है। और ये इसका ये सिरा 3 प्राइम वाला है तो इसका ये वाला 3 प्राइम होगा, इसका ये 5 प्राइम है तो इसका 5 प्राइम है, एक दूसरे के ऐसी अपोजिट, ये कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है इसको। इसके डीएनए के स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हैं। तो चलते हैं
ये इनिशिएशन पॉइंट जहाँ से शुरू हुआ, ये डीएनए के दो पट्टियों का अलग होना, यानी ये इसे हमने कहा, ठीक है। फिर दूसरा अनवाइंडिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स या अनवाइंडिंग डीएनए स्ट्रैंड्स कहेंगे अपन इसको। आज़ाद पट्टियाँ लिखे तो इसको स्ट्रैंड्स मुनासिब है। अब ये दो पट्टियाँ जो एक दूसरे से अलग है, अब ये दो पट्टियाँ अलग कैसी हुई, यहाँ से जो अलग हुई एक दूसरे से, तो हमको पता है कि ये आपस में जो जुड़ी है, तो ये नाइट्रोजन असास के दरमियान जो कीमिया बंदिश है इसकी वजह से जुड़ी है। तो यहाँ पर एक SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जिसे कहा जाता है, ये इस दो पट्टियों को अलग रखता है, अलग कर देता है, क्योंकि इसके दरमियान की जो कीमिया बंदिश से टूटती है और ये टूटने से ये दो पट्टियाँ एक दूसरे से अलग होती है। और इसमें सबसे अहम रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ये SSBP यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका पूरा लॉन्ग फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये इसका होगा और जिसकी वजह से ये इस नुक्ते से, इस पॉइंट से ये दो पट्टियाँ एक दूसरे से अलग हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी। अब बहुत सिंपल चीज़ है कि ये जो दोनों पट्टियाँ हैं, ये दो पट्टियाँ इस तरह से नहीं रहेगी, क्योंकि ये जब दो एक दूसरे से अलग हुई तो कहीं ना कहीं कीमिया बंदिश टूटी है। और कीमिया बंदिश होती क्यों है, क्योंकि किसी भी साल में के आखिरी मदार में या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए या इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। जिसके पास ज़्यादा है उसने कम वाले के साथ शेयरिंग किया, आपस में केमिकल बॉन्डिंग हो गई, इसीलिए एक दूसरे से जुड़े हैं। आप केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ हमको पता है कि जब अलग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल्स के इस साल में के आखिरी मदार में या तो इलेक्ट्रॉन्स कम है या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। चाहे कम हो या ज़्यादा हो, दोनों भी हालत में ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, यानी कोई ना कोई कीमियाई तामुल करने की हालत में होगा। तो इस हालत में वो नहीं रहेगा। तो फिर नेक्स्ट ये जो है, ये जो पट्टियाँ है इसको अपने अनवाइंडिंग स्ट्रैंड कहे, यानी आज़ाद पट्टियाँ कहे। तो नेक्स्ट फिर अब क्या होगा, ये जो इस तरह की हालत है इसकी, इसको यानी ये फोर्क के मानिंद, चिमटे के मानिंद होता है इसको, या वाई के मानिंद कहेंगे। ये जो हालत है इसको हम कह रहे हैं रिप्लिकेशन फोर्क, यानी दोहरा होने वाला चिमटा। ऐसे उर्दू में इसको दोहरा होने वाला चिमटा कहा जाता है, वो इतना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है इसके लिए, इसलिए इसको रिप्लिकेशन फोर्स आप लिख लीजिए, कोई मुश्किल हार्ड नहीं है वो। रिप्लिकेशन फोर्स या डुप्लीकेशन फोर्क, फोर्क के माने चिमटा होता है। तो यहाँ या दो हिस्सों में तकसीम हुआ। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन फोर्क जो है हम इससे कहेंगे ये हालत को। पहले क्या हुआ, इनिशिएशन पॉइंट था, दूसरे इसमें क्या हुआ, दो पट्टियाँ आज़ाद हो गई। और जब दो पट्टियाँ आज़ाद हो गई तो इस स्ट्रक्चर को, इस साख्त को हम क्या कह रहे हैं, रिप्लिकेशन फोर्स कह रहे हैं, ये आज़ाद पट्टियाँ इसे कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट, अब मैंने अभी कहा आपको कि इस हालत में नहीं रहेगी, तो नई पट्टियों के बनने का अमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, नई पट्टियों का बनने का अमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले इसकी कुछ चीज़ें याद रखिए। ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में होगा, बहुत बार इसको पूछा जाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। यहाँ पर एक एंजाइम खामरा है जिसको RNA प्राइमर कहेंगे आप, ओके। बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर, उसके नाम याद रखना है। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि ये जो इसको जोड़ने वाला एंजाइम होता है उसको DNA ग्राइस कहते हैं, ये इसके टूटने से ये वो निकल जाता है। और एक एंडोन्यूक्लियस नाम का, वो भी याद रखना, एंडोन्यूक्लियस, ये जो एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, ये एंजाइम इसके केमिकल बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, जब जाकर ये आज़ाद पट्टियाँ होंगी और उनको आज़ाद रखने में ये मदद करता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सब, ये नाम याद रखना है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का याद रखना है, एंडोन्यूक्लियस का याद रखना है, DNA ग्राइस का नाम याद रखना है, RNA प्राइमर याद रखना है। ये RNA प्राइमर यहाँ पे होगा। ये RNA प्राइमर क्या करेगा, ये RNA प्राइमर जो है तो ये स्टार्ट करेगा ये DNA को बनाने का, यानी दूसरी नई पट्टियों को। जैसे यहाँ पर समझ लो यहाँ एडेनाइन होगा, यहाँ गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन, ये मैंने सीरियली लिखा, जैसे भी होंगे वो उस यानी उस हिसाब से होते रहेंगे, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, इस तरह से ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड इस पे हो गए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, उसकी एक ही है। अब इस हालत में ये जो RNA प्राइमर है ये क्या करेगा, एक ऐसी पट्टी को तैयार करेगा, और ये जो पट्टी रहेगी इसकी मुखालिफ जोड़ियों को, जैसे एडेनाइन है तो जाहिर सी बात है थाइमिन बनेगा, गुआनिन है साइटोसिन बनेगा, यहाँ जो है तो ये साइटोसिन है गुआनिन बनेगा, थाइमिन है एडेनाइन बनेगा, साइटोसिन है तो गुआनिन होगा, थाइमिन है एडेनाइन होगा, ठीक है, साइटोसिन, इस तरह से ऐसे ये न्यूक्लियोटाइड को तैयार करने की तरतीब देगा। यानी RNA प्राइमर क्या करेंगे, उसको एक तरतीब देगा, एक डायरेक्शन दे देगा, उसको बताएगा कि ऐसे ऐसे तैयार करना है। और इसमें एक दूसरे खामिरे का नाम याद रखिए, उसको DNA पॉलीमरेज या पॉलीमरेज ये कहा जाता है।
ये पॉलीमरेज इसको डीएनए की पट्टी में यानी इस तरह की ये न्यूक्लियोटाइड में तब्दील करेगा। आरएनए प्राइमर उसको क्या करेगा, गाइडलाइन देगा कि हमको अब ये न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड बनाना है, ठीक है। और ये पॉलीमरेज जो है उसको फाइनल अंजाम देगा, यानी फाइनल उसका वो काम को पूरा करेगा। तो यहाँ ये जो सिंथेसाइज ऑफ न्यू स्ट्रैंड है वो इस तरह से शुरू होगा। आरएनए प्राइमर उसको स्टार्ट करेगा, उसको एक तरतीब देगा कि इसके अपोजिट न्यूक्लियोटाइड कौन से बनाना है, और उसको फाइनलाइज करेगा पॉलीमरेज, ठीक है। ये पॉलीमरेज इसको फाइनलाइज करेगा। मैंने अभी कहा आपको कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम इसमें होगा, ठीक है। ये स्ट्रैंड जो है ऐसा कंटिन्यू होगा, याद रखिए। ये स्ट्रैंड क्या होगा, कंटिन्यू होगा। और इस जानिब का आप इधर वाला कोई बना सकते, मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप दूसरी तरफ से इस तरफ कंटिन्यू बना सकते, इस तरफ डिसकंटिन्यू। बुक में इस तरह से इधर कंटिन्यू इधर डिसकंटिन्यू, आप कोई भी साइड में बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूस वाला स्टैंड होगा, मतलब ये छोटी छोटी पट्टियों की शक्ल में है, ठीक है। और ये मुकम्मल है, वो गैर मुकम्मल है, याद रखिए। यानी ये कंप्लीट स्टैंड है, दूसरा गैर मुकम्मल या अनकम्प्लीट स्टैंड है। तो पहली बात हमने देखी कि न्यू स्टैंड कैसे बनता है। जब ये दो आज़ाद पट्टियाँ हैं तो ये दो आज़ाद पट्टियों में सबसे पहला रोल जो होता है ये आरएनए प्राइमर का। ये आरएनए प्राइमर इस पट्टियों पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के मुताबिक उसके मुखालिफ या उसके कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, मुखालिफ से अच्छा वर्ड है उसको, ये न्यूक्लियोटाइड को बनाने की तरतीब देगा और उस तरतीब के मुताबिक पॉलीमरेज एंजाइम इस पट्टियों को तैयार करेगा। ये जो अमल है इस अमल को हम सिंथेसाइज ऑफ न्यू स्ट्रैंड यानी नई पट्टियों के बनने का अमल कह रहे हैं, ठीक है। अब ये नई पट्टी के जो बनने का अमल है उसमें मैंने अभी कहा आपको एक पट्टी मुकम्मल होगी, एक पट्टी गैर मुकम्मल होगी। जो मुकम्मल पट्टी उसको लीडिंग स्ट्रैंड, क्या कहते हैं इसको, लीडिंग स्ट्रैंड, याद रखें। और ये जो है गैर मुकम्मल इसको लैगिंग, क्या कहते हैं इसको, लैगिंग स्ट्रैंड, दोनों याद रखिए। तो यहाँ अपना नेक्स्ट वाला पॉइंट है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड हम उसे कह रहे हैं जो स्ट्रैंड कंप्लीटेड है, और जो कंप्लीटेड नहीं है, इनकम्प्लीट है, छोटे छोटे हिस्सों में है, उसको अपन लैगिंग कहेंगे। ये जो छोटे हिस्से इसके फ्रैगमेंट्स कहा जाता है इंग्लिश में उसको, और इसका इस साइंटिस्ट के नाम से इसको, यानी इसने इसको पहले बताया इसलिए इसको ओकाज़की फ्रैगमेंट्स इस नाम से भी जाना जाता है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स के नाम से, ओके। उसके बाद इसमें और एक चीज़ याद रखना है, इस पट्टियों के दरमियान यहाँ एंजाइम है, जैसे ये सब जगह अलग अलग एंजाइम्स होता है, यहाँ एक एंजाइम है, उस एंजाइम को लिगेज या लाइगेज, ओके, क्या कहेंगे इसको, लाइगेज या लिगेज। ये जो लाइगेज एंजाइम है, ये एंजाइम जब ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में, अब इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा, इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा, ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, जब ये डीएनए के दो पट्टियों का डुप्लीकेशन हो जाएगा तो ये लाइगेज इसको जोड़ देगा, यानी इसको जोड़ने से फिर ये भी पट्टी क्या हो जाएगी, ऐसी मुकम्मल हो जाएगी, समझ में आया, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट करना यानी उसको जोड़ने का काम जो है ये लाइगेज एंजाइम का होता है। इस तरह से ये डीएनए की दो पट्टियाँ जिसको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, ये याद रखिए। इसको उर्दू में इसलिए नहीं कहा कि लीडिंग को लीडिंग कहा जाएगा, लैगिंग को लैगिंग, सिर्फ स्ट्रैंड के लिए पट्टी लफ्ज़ लिख सकते हैं कि लीडिंग और लैगिंग पट्टियाँ, उससे अच्छा लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ये नाम आप याद रख सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए, ठीक। तो चलो यहाँ पर देखिए कि एक मुकम्मल है एक गैर मुकम्मल है, बाद में गैर मुकम्मल भी क्या होती है, मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए। अब क्या हुआ, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, ये सारी चीज़ें अब याद कर लीजिए। SSBP किसे कहा जाता है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम इस डायरेक्शन में ये अमल होता है, ये याद रखिए। ये इंडोन्यूक्लियस ये खामिले का नाम याद रखिए, डीएनए ग्राइस का नाम याद रखिए, ये सब पूछा जाता है। आरएनए प्राइमर याद रखिए, ठीक। ये पॉलीमरेज लिखिए, डीएनए पॉलीमरेज इससे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इससे पहले अभी आपको बताया था कि जो वाज़े मरकज़ अवज़ार खलिया में डीएनए है, ये इस तरह से, ये डीएनए में कई जगह ओरिजिन है, कई जगह इब्तिदाई नुक्ते हैं, जो ये इनिशिएशन पॉइंट यानी जहाँ से ये दो अलग अलग पट्टियाँ उससे अपन कह रहे हैं। अब जब ये दो अलग अलग होने वाले नुक्ते बहुत सारी जगह है, जैसे एग्जांपल यहाँ से खुलेगा यहाँ तक, ये मुकम्मल हो गए ओरिजिन, यानी ये ओ वाला पॉइंट कहा जाता है, इसका आखिरी वाला टी पॉइंट कहा जाता है, टर्मिनेशन। ओरिजिन इब्तिदा वाला, टी फॉर टर्मिनेट, आखिरी सिरा, ठीक है। यहाँ मुकम्मल होगा दोहरा होने का अमल, समझ लो यहाँ डबल हो गया। ये डीएनए इस तरह से ये 2 की 4 पट्टियाँ बन गई, ठीक है। फिर यहाँ से अलग होगा, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा,
ठीक है। ऐसा कई जगहों पर खुलकर मुकम्मल तौर पर ये एक डीएनए से ऐसे 2 डीएनए बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी क्या हो जाएगा, अब मैं अगर इसको यहाँ से कट कर दूँ तो ये एक और ये दूसरा एक डीएनए बन जाएगा। यानी ऐसी ये 2 डीएनए की पट्टियाँ ऐसी मुकम्मल तौर पर बन जाएंगी। यहाँ जो दो डीएनए की पट्टियाँ, जैसे ये अपन देख रहे हैं, ये वाला एक डीएनए और ये वाला, इसमें नाइट्रोजन असास इस तरह से, तो ये जो 2 डीएनए हैं इनको डॉटर डीएनए या दुख्तर डीएनए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? डॉटर डीएनए या दुख्तर डीएनए। तो जब ये इस डीएनए में मुकम्मल तौर पर 2 पट्टियाँ दोनों जानिब बन जाएगी, तो तब जाकर ये जो डीएनए हैं, ये 2 डीएनए डॉटर डीएनए या दुख्तर डीएनए कहलाएंगे। इस तरह से ये डीएनए के दोहरा होने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुख्तसर इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिए। पहले क्या होगा, इसके न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो जाएगी, अफाली हो जाएगी। ये अफाली होने के बाद फिर क्या होगा, किसी एक नुक्ते से ये 2 पट्टियाँ अलग होना शुरू हो जाएंगी, जिसको इनिशिएशन पॉइंट कह रहे हैं। जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? आज़ाद पट्टियाँ कहलाएंगी। आज़ाद हो जाएंगी तो उस साख्त को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि वो रिप्लिकेशन यानी फोर्क के माने दिख रहा है, इसलिए। फिर क्या होगा, नई पट्टियों का बनने का अमल होगा। वो कैसी बनेंगी मैंने आपको डिटेल बताया, एक लीडिंग होगी, एक लैगिंग होगी, एक मुकम्मल होगी, गैर मुकम्मल होगी। इससे क्या कहा जाता है, उससे क्या कहा जाता है, आरएनए प्राइमर इसको कैसे बनाता है, पॉलीमरेज कैसे बनाता है, ये पूरी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़े। ये दोनों स्टैंड लीडिंग लैडिंग कैसे कहते हैं। और फिर जो है तो यहाँ पर ये डॉटर डीएनए दुख्तर डीएनए 2 अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखे कि ये 2 डॉटर डीएनए अलग तो हो गए। देखिए यहाँ पर ये एक पट्टी और ये एक पट्टी। इसमें ये होगा कि ये एक स्टैंड जो है ये ओल्ड होगा, ये वाला न्यू होगा। यानी इसमें अगर हमको लेबलिंग करना है तो ये ओल्ड स्टैंड और ये वाला न्यू स्टैंड। ठीक, समझ में आया? अब ये जो एक ओल्ड और एक न्यू स्टैंड है, इस ओल्ड और न्यू स्टैंड में जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ अगर हम इसको 2 कलर में बनाते तो ये ओल्ड स्टैंड, ये वाला ये न्यू स्टैंड हो गया। इसमें भी ये ओल्ड स्टैंड, ये वाला न्यू। जैसे इसमें ये न्यू स्टैंड हो गए। अब जब ये मुकम्मल तौर पर ये डीएनए इस तरह से 2 अलग हो जाएंगे, तो हम ये नए डीएनए का जब मुशाहिदा करेंगे इसका, तो हमको एक बात पता चलेगी कि इसमें एक ओल्ड स्टैंड है और एक न्यू स्टैंड है। मतलब इसका जो डुप्लीकेशन हुआ, इसका जो कंजर्वेशन हुआ, इसकी जो तैयारी हुई, इसको बिल्डअप किया गया, वो 50% ही हुआ, क्योंकि 50% ओल्ड है, 50% न्यू है। इसीलिए इसको जो नाम दिया गया, यानी डीएनए के दोहरा होने के अमल को, मैंने शुरू में बताया था आपको कि इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेमी कंजर्वेटिव। क्यों कहते हैं? अब हमारे समझ में आ गया कि नए डीएनए में या 2 दुख्तर डीएनए में जब हम इसका मुशाहिदा करेंगे तो एक पट्टी पुरानी होगी और एक पट्टी नई होगी। और जब इसका जो मतलब बनने का अमल है दोनों में भी एक पुरानी और नई होगी। इसीलिए इसको हमने सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहा। और ये जो सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए जो है, ये मतलब यही डीएनए का रिप्लिकेशन, सिर्फ उसका दूसरा नाम क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इसे क्यों कहा जाता है, इस पर एक एक्सपेरिमेंट है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है इंशाअल्लाह ताला उसको नेक्स्ट पीरियड में हम उसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में उसको देखेंगे, क्योंकि उसको जो साइंसदान ने बताया है कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, तो वो कैसे होता है वो अगले पीरियड में हम देखेंगे। ये पीरियड में ये सारी चीज़ें हमने देखी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 2 पॉइंट नए हैं, हेटेरोकैटालिटिक और ऑटोकैटालिटिक, इसको मुख्तसर याद रखना है। डीएनए के रिप्लिकेशन का अमल, फिर यहाँ साइड हेडिंग देना आपने, और इसमें कि ये सारे स्टेप्स लिखना। पहले इसको जनरल लिख लेना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एस पेज में होता है वगैरह वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद में फिर यहाँ से शुरू करना, उसके दर्ज झेल मरहले है, और ये हर एक मरहले को डिटेल में जैसे मैंने बताया उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, आपकी नोट्स भी बन जाएंगे। ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम और अच्छे बनाइए आप। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।